नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हम आपके लिए विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के माध्यम से खास जानकारी लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र के मुद्दों और आवश्यक सुधारों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए बैठक की। कृषि विपणन योग्य अधिशेष के प्रबंधन, संस्थागत ऋण तक किसानों की पहुंच में सुधार लाने और कानून के उचित समर्थन सहित कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त किए जाने पर विशेष बल दिया है। कृषि विकास में तेजी लाने के संदर्भ में मौजूदा विपणन व्यवस्था में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करने तथा उचित सुधार लाने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए रियायती ऋण प्रवाह, पीएम किसान लाभार्थियों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड सैचुरेशन ड्राइव तथा किसानों को उचित आमदनी सुनिश्चित कराने के लिए कृषि उपज के अंतर्राज्य और अंतः राज्य व्यापार को सुगम बनाने जैसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गई। बैठक में ई कॉमर्स को सक्षम बनाने के लिए ई नैम को प्लेटफॉर्म्स के रूप में विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। देश में एक समान वैज्ञानिक ढांचे की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई ताकि खेती के लिए नए तौर तरीके सुगम बनाए जा सके जो कृषि अर्थव्यवस्था में पूंजी और प्रौद्योगिकी का समावेशन कर सके। फसलों में जैव प्रौद्योगिकी विकास के पक्ष और विपक्ष तथा उत्पादकता में वृद्धि और इनपुट लागत में कमी पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान आदर्श भूमि पट्टेदारी अधिनियम की चुनौतियों तथा छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा की जाए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर भी विचार विमर्श किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को वर्तमान समय के अनुरूप बनाना कितना उचित है ताकि उत्पादन पश्चात कृषि अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को प्रोत्साहन मिल सके तथा जिंस डेरिवेटिव बाजारों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। कृषि जिंस निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड इंडिया के विकास, विशिष्ट कमोडिटी से संबंधित बोर्डों, परिषदों के गठन और कृषि समूहों, अनुबंध खेती को बढ़ावा देने जैसे कुछ हस्तक्षेपों पर चर्चा की गई। कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमारे किसानों के लाभ के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को खोलने की क्षमता मौजूद है। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी का प्रसार अंतिम व्यक्ति तक करने और हमारे किसानों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने पर जोर दिया। कृषि अर्थव्यवस्था में जीवंतता लाने, कृषि व्यापार में पारदर्शिता लाने और किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए बैठक में एफपीओ की भूमिका को और मजबूत बनाने का फैसला किया गया। कुल मिलाकर किसानों को बेहतर दाम दिलाने और चयन की आजादी देने के लिए बाजारों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों पर पुनर्विचार करने पर भी बल दिया गया। कृषि दर्शन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब कृषि स्टार्टअप में देखते हैं सफल उद्यमी की कहानी। कोटा की सड़कों पर हर सुबह एक खामोश क्रांति चलती है, जो प्रतीक है किसानों के एग्रोप्रेन्योर में बदलने की। बदलाव के उन अगवा किसानों में से एक हैं विक्रम सिंह हाडा, जो अपने बनाए पनीर की सप्लाई में व्यस्त हैं। इनका पनीर भी खास है। ये सामान्य पनीर नहीं, सोया टोफू पनीर है, जो सोयाबीन के दूध से बनता है। और इस सोया पनीर ने बदली है विक्रम सिंह हाडा की जिंदगी की कहानी। हमारे कोटा में सोयाबीन तो पहले से भी होती थी, क्योंकि हमारे पास जमीन कम थी, इसलिए आमदनी हमारी कम होती थी। इसलिए मैं रोजगार की तलाश में भी घूमता था। हमारे कोटा में रोजगार मेला लगा, जहाँ मैंने पंपलेट देखा केबीके का। उसमें लिखा हुआ था सोयाबीन से पनीर बनाया जाता है। तो मुझे बहुत बड़ी हैरानी हुई। तो मैंने केबीके में जाकर के संपर्क करा। तो मैंने ट्रेनिंग करी वहाँ पर 30 दिन की। उसमें लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे, लड़के भी थे, ज्यादा उम्र के भी थे, कम उम्र के, सभी प्रकार के लड़के थे उसमें। ट्रेनिंग के दौरान हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी प्रशिक्षणार्थी हमारे यहाँ आए वो बिल्कुल निपुण होकर जाएं। एक विशेषता और है यहाँ के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की कि निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, और ट्रेनिंग के दौरान जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो भी सेंटर ही प्रोवाइड करता है। हम ये भी जानकारी उनको ट्रेनिंग के दौरान देते हैं कि FSSAI नंबर उनके प्रोडक्ट का फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से किस तरह रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इस विभाग के अधिकारियों के लेक्चर भी हम कराते हैं, बैंक के अधिकारियों के लेक्चर कराते हैं, ताकि उनको जानकारी मिले कि हम लोन किस तरह से ले सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हम विशेष तौर से ध्यान इस बात का देते हैं कि गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार हों। उसके लिए हम WHO से रिकॉग्नाइज्ड ही कलर और एसेंस इस्तेमाल करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। साथ ही हम मेजरमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए ये बताते हैं। फिर उनको मेजरिंग ग्लास, मेजरिंग स्पून, मेजरिंग कप उनका इस्तेमाल करना सिखाते हैं, ताकि बहुत प्रिसाइज और सही तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप करें। जब उनका प्रोडक्ट डेवलप हो जाए तब उसकी मार्केटिंग किस तरीके से हो, उसकी लेबलिंग किस तरीके से तैयार करनी है, पैकेजिंग किस तरीके से होनी चाहिए, जो कि मार्केटिंग की बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम किसान को, यूथ को वैल्यू एडिशन सिखाएं। जो भी यहाँ पर उत्पादित होता है उसके वो मल्टी प्रोडक्ट्स बनाएं। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर सोया टोफू पनीर बनाना सिखाया और गुलाब जामुन बनाना सिखाया, सोयाबीन के हलवा भी इसका बनाना सिखाया, कचौरी बनाना सिखाया, उन्होंने बिस्कुट बनाना सिखाया, वड़ी बनाना सिखाया। इसका ऐसे बहुत सारे आइटम उनको बनाना बताया। विक्रम सिंह हाडा कृषि विज्ञान केंद्र में 1 महीने की ट्रेनिंग लेने लगे, तो वहाँ उन्हें संभावनाओं की एक अलग दुनिया नजर आई। इसमें से मैंने को एक चीज को चुनना था, क्योंकि मेरे जो फसल भी मेरे काम आ जाए और उससे मैं अच्छा बिजनेस भी चला सकूं। वो हमारे यहाँ सोयाबीन थी, तो इसलिए मैंने सोयाबीन के टोफू पनीर को चुना था। तो बस अब जरूरत थी पनीर बनाने वाली मशीन की। कीमत पूछा मैडम से, मैं प्लांट कितने का आता है? तो मैडम बोला आप ये जाओ अम्बाला में इसका प्लांट बनता है, वहाँ जा आप संपर्क कर लो। मैं अम्बाला गया, वहाँ जाकर मैंने संपर्क किया, तो हम लोग वहाँ से 3 लाख का प्लांट लेकर आए। विक्रम सिंह हाडा ने पनीर बनाने के लिए प्रशिक्षण लिया और मशीन भी आ गई, लेकिन बीजों से दूध निकालना और फिर पनीर बनाना थोड़ा अजीब लगता है ना। आइए जानते हैं कैसे बनता है सोया पनीर। स्टार्टिंग में हम पहले क्या करते हैं, सोयाबीन को 5 घंटा गलाते हैं कि 1 किलो सोयाबीन के अंदर 5 लीटर का पानी का अनुपात रखते हैं। इसको सोयाबीन के साथ पिसाई करके सोया मिल्क तैयार करते हैं। फिर हम बॉईल करते हैं
100 डिग्री टेम्परेचर में हम उसको दूध को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसको हम सार्ट्रिक एसिड से फाड़ लेते हैं। फाड़ने के बाद रेसा बनता है, उसका पानी बाहर निकाल देते हैं और रेसा को कपड़े में बांध के हम टोपू प्रेस हमारे पास है, जिसमें टोपू प्रेस के साथ प्रेस करते हैं 10 मिनट में। उसको 30 मिनट में हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद उसको हम पानी में ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसमें से निकाल के हम अगर स्टॉक रखना हो तो फ्रिज के अंदर रख देते हैं, या फिर हम ताजा माल कस्टमर को दे देते हैं। मैं मैच चलाता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैच के अंदर हम पनीर यूज करते हैं, सोया पनीर, और पनीर का आइटम बनाते हैं हम। पनीर पराठा है, चिल्ली पनीर है, मटर पनीर है, शाही पनीर है, ये सारी चीजें बनाते हैं। और ये पनीर जो हम ले जाते हैं हमारे सामने ही बनता है और कोई मिलावट होता नहीं है इसमें, और बच्चे सब खूब पसंद करते हैं। यहाँ से मैं सोया पनीर खरीदता हूँ। 100 से 150 किलो पनीर हमारा डेली का लगता है। और यहाँ पनीर मैं इसलिए खरीदता हूँ, पहले बाहर से खरीदता था तो मुझे कंप्लेन आती थी, लेकिन जब से 5 साल हो गया यहाँ से खरीदते हुए कोई कंप्लेन नहीं आई, बच्चे पसंद करते हैं। टोफू पनीर का जायका अब जबानों पर चढ़ने लगा है। पर क्या टोफू पनीर भी उतना ही पौष्टिक है जितना कि सामान्य डेयरी वाला पनीर? सोयाबीन में 40% प्रोटीन और 20% तेल की मात्रा होती है। सोयाबीन का पनीर है, उसमें जो गाय भैंस का दूध है उसके बजाय शुगर की मात्रा कम होती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नील होती है। इसके साथ साथ फैट भी कम होता है। इसकी जो प्रोटीन की गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी होती है और इसमें कुछ मिनरल्स, आवश्यक अमीनो एसिड्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। तो ये जो डायबिटिक और हार्ट पेशेंट हैं इनके लिए ये काफी लाभदायक होता है। कृषि विश्वविद्यालय कोटा RKVY योजना के तहत विभिन्न किसानों को उन्नत किस्म के बीज प्रोवाइड कराता है। इन किस्मों में कीट एवं बीमारियां कम लगती हैं तथा अच्छा उत्पादन मिलता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत KVK कोटा में चलाए जा रहे इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ने विक्रम सिंह जैसे किसानों को एग्रोप्रेन्योर में बदल दिया। कभी रोजगार की तलाश में रहे विक्रम सिंह आज खुद रोजगार देने वाले बन गए हैं। आज मेरे प्लांट में 4 वर्कर भी काम करते हैं जो मेरे ही किसान भाई के बेटे हैं, जिनको मैंने रोजगार दे रखा है। आज हम अच्छा बेस्ट क्वालिटी का सोया पनीर बना के बेच रहे हैं। 150 से 200 किलो सोया पनीर हमारा बिक जाता है रोज डेली। अच्छा पैसा मुनाफा कमा लेता हूँ, 60-80 हज़ार रुपये, जिससे मेरा जीवन यापन अच्छा चल रहा है। जैसे हमारा सोयाबीन का प्लांट आया है तब से प्रॉफिट भी अच्छा चल रहा है और आमदनी भी अच्छी है। और 15 लाख हमने मकान ले लिया और ऊपर रहने के लिए 5 लाख का बना लिया और बच्चे हमारे तीनों इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। मुझे सोच भी नहीं सकता था कि मैं सोया पनीर में इतना आगे बढ़ सकता हूँ। आज भी मेरा सपना है कि मैं इसको और बड़ा करूँ, आगे और बढ़े। कोटा के विक्रम सिंह हाडा एक मिसाल है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों की आमदनी दुगनी करने का काम अब रफ्तार पर है। खेतों में उगी मुस्कान को तकनीक और कौशल विकास के जरिए समृद्धि में बदलना, कृषि क्रांति इसी को तो कहते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें हमारे साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से
रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब देखते हैं फार्मिंग इंडिया। ये मराठी लोकगीत फिजाओं में खुशियों की दमक बिखेर रहा है। किसान की उल्लास भरी तान बता रही है कि महाराष्ट्र के सतारा जिले के तालुका फलटन की मिट्टी ने एक बार फिर से सोना उगला है। हरियाली की चादर ओढ़े धरती को इस कदर समृद्ध बनाने का श्रेय जाता है केंद्र सरकार की पहल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को। इस योजना ने फलटन तालुका में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किसानों को प्रगति की राह से जोड़ा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधुनिक खेती का एक ऐसा मॉडल है जिसमें किसान की मेहनत को निजी क्षेत्र की तकनीक मिलती है और इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए मिलता है सरकार का पूर्ण समर्थन। तीन शक्तियों की इस साझेदारी का एक ही मकसद है, किसान की उन्नति, किसान की प्रगति। डबलिंग द फार्मर्स इनकम इन 2022, ये जो हमारा एम है, इसकी तरफ हम बहुत अच्छी तरह से ये मॉडल से जा रहे हैं, क्योंकि अभी ही पीपीपी में जो उनको अर्निंग हो रही है ये जनरल फार्मर से ही दुगनी हो रही है। सन 2014 में शुरू हुए इस अनूठे मॉडल की मिसाल है सतारा जिले का तालुका फलटन। फलटन में इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और केबी ने एक साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यहाँ के किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की नींव रखी। इस परियोजना का सबसे अहम हिस्सा है किसानों की ट्रेनिंग। हम पहले भिंडी कर रहे थे, लेकिन इतना हमको जानकारी नहीं था भिंडी बारे में। वो कंपनी को कांटेक्ट करने के बाद हमको जो औषध के बारे में जो हम सोच लिया, वो हम सब कुछ हमको अच्छे से इंस्ट्रक्शन मिल रहा था। अच्छे से इंस्ट्रक्शन करने के बाद हम लोग भिंडी ओकरा कर रहा था। उसके बाद अच्छे से सोइंग करने के लिए अच्छा बता देते, औषध फवारनी करने के लिए बताते, कितना टाइम पानी देने का। जो हम खुद भिंडी कर रहा था, ओकरा कर रहा था, तो हमको इतना प्रोडक्शन नहीं मिल रहा था कभी। जब आज हम जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं हमको, उस तरफ से हमको हमारा कम से कम 7 टन ओकरा का हम प्रोडक्शन ले लिया है। ट्रेनिंग पीरियड में उन लोग बताते हैं मट्टी परीक्षण या पानी परीक्षण हो, खाद कैसे डालना चाहिए, यूरिया का जो डोज है वो कब कब देना चाहिए, और वो क्रॉप कैसे संभालना चाहिए, और वो जो एक्सपोर्ट का जो मटेरियल निकलता है वो कैसे निकालना चाहिए। इसकी सब जानकारी ये महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग और जो केवी कंपनी के जो ऑफिसर है वो हमको खेत में आके देते हैं, तो हम कहीं जाना नहीं पड़ता है और हम अच्छी खासी खेती भी कर रहे हैं, और उसके वजह से हमें अच्छे खासे मुनाफा भी हो रहा है, जो इसके पहले हमें नहीं होता था। पीपीपी के इस मॉडल ने किसानों को सिंचाई की आधुनिक तकनीकों से परिचित कराया। मेरे दादा परदादा और मेरे पिताजी बरसों से पारंपरिक खेती करते थे, जो नदियों से पानी बहाकर खेती में खुला छोड़ देते थे, और फसल आने के वक्त जो पानी कम पड़ता था तब हमारा फसल पूरा बर्बाद हो जाता था। हाल ही में कुछ महाराष्ट्र शासन के कृषि अधिकारी मेरे पास आए और वो मेरे को बोले कि ठिबक सिंचन वो जो है तो अपने खेत में बिटवा कर ले लो और केबी एक्सपोर्ट कंपनी से
आपको मार्गदर्शन मिलेगा, उससे तुम खेती करो। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में डिफरेंट टाइप के इरिगेशन सिस्टम होता है। उसमें होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। तो जनरली जब हम लेडी फिंगर एक्सपोर्ट करते हैं, भिंडी एक्सपोर्ट करते हैं, तब फार्मर को एक्चुअल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बनाना पड़ता है, जिसके वजह से इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ वाटर भी होता है और क्वालिटी प्रोड्यूस भी मिल जाता है। सरकार ने मेरे को लगभग 50% की सब्सिडी दे दी, तो मैं उससे खेती में ठिबक सिंचन लगवा पाया। जो आप देख सकते हैं मेरे खेत इसमें हरे भरे हैं। कम खर्च में मैं अच्छी खेती कर पाता हूँ और उससे जो अधिक मुनाफा मिलता है उससे मैं बहुत खुश हूँ। अब फलटन में हर बूंद अधिक फसल का नारा असलियत में देखा जा सकता है। पीपीपी की पहल से अब किसान अपने खेतों में मल्चिंग जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का पीपीपी IAT मॉडल कृषि में बदलाव की नई उम्मीद है। एक ऐसा आयाम है जो लोकल और ग्लोबल की दूरी कम कर किसान के परिवार को समृद्धि की राह से जोड़ता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और केबी का ये मॉडल इस बात की उम्दा मिसाल है कि यदि निजी भागीदार खेती में निवेश के लिए आगे आए तो भारत का कृषि परिदृश्य पूरी तरह बदल सकता है। कृषि कार्यों के दौरान जरूरी सावधानियों के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एडवाइजरी जारी की है। परिषद का कहना है कि फसलों की कटाई या मड़ाई के दौरान एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, चेहरे पर हर समय मास्क लगाए रखें और अपने हाथ बार बार साबुन से अच्छी तरह धोते रहें। कृषि यंत्रों और उपकरणों की भी साफ सफाई करना बेहद जरूरी है। भारत के उत्तरी राज्यों में गेहूं पकने की अवस्था में है। इसकी कटाई में इस्तेमाल होने वाली कंबाइन मशीन को रोक टोक के बिना कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है, बल्कि इस मशीन को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की अनुमति भी केंद्र सरकार दे चुकी है। गेहूं के अलावा सरसों भी उत्तर भारत में रबी सीजन की महत्वपूर्ण फसल है। इसकी हाथ से कटाई और कटी फसल की मड़ाई का काम जोरों पर है। ऐसे में किसानों और श्रमिकों को साफ सफाई का खास ध्यान रखना होगा। इस समय मसूर और मक्का की कटाई जबकि मिर्च की तुड़ाई का काम जारी है, चना भी पकने को तैयार है। फसलों की कटाई या तुड़ाई के दौरान बेहतर होगा कि 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। एक पट्टी में एक ही श्रमिक काम करे। इस तरह श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहेगी। खेत में एक साथ बहुत सारे श्रमिक न लगाए जाएं, बल्कि उन्हें अलग अलग दिन या अलग अलग समय पर खेतों में भेजा जाए। जहां तक संभव हो किसी परिचित को ही खेतों में काम के लिए लगाएं। किसी अनजान व्यक्ति को काम ना करने दें ताकि वे इस महामारी का कारण ना बन सके। इसी तरह जहां तक संभव हो कृषि कार्य मशीनों या उपकरणों से किए जाएं, न कि हाथों से। केवल उपयुक्त व्यक्ति को ही यंत्रों को चलाने दिया जाए। यंत्रों को इस्तेमाल करने से पहले और कार्य करने के दौरान बार बार सैनिटाइज करें। खलिहानों में फसल को छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें, जिनके बीच दूरी 3 से 4 फीट हो। हर ढेर पर 1 या 2 व्यक्ति को ही काम पर लगाना चाहिए ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। कटी मक्का और खुदी हुई मूंगफली की मड़ाई के लिए लगाई गई मशीनों की उचित साफ सफाई रखें। मशीनों या उनके पुर्जों को छूने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं।
ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खिलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।